हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। राइट, इस चैप्टर के मैं आपको सारे वन शॉट कराऊंगा, कंप्लीट एक लेक्चर को खत्म कर देंगे और इसके बाद आप चाहे तो मेरा प्रॉपर लेक्चर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ एक बार गो थ्रू होना है तो उसके लिए लेक्चर बहुत सफिशिएंट है। अगर आप पहली बार भी पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आएगा इस लेक्चर को देख के कि रिलेशंस का और फंक्शंस का क्या मतलब है, कितने टाइप के होंगे। तो प्यारे बच्चों, रिलेशंस की बात की जाए तो हमने क्लास 11th में रिलेशन के बारे में पढ़ा था कि रिलेशन होता क्या है। राइट, अगर एक सेट ए है एक सेट बी है तो सेट ए से बी पे अगर मुझे कोई रिलेशन बनानी है, सो जिसको हम लोग आर से लिखते थे, सो दैट रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ऐसा बोला जाता था कि ये जो आर है ये रिलेशन है कहां से कहां, ए से बी के ऊपर। बट क्योंकि हमारे सिलेबस की बात की जाए तो हमारे सिलेबस के हिसाब से प्यारे बच्चों यहाँ पर ए और बी दोनों सेम सेट है। सो मतलब हम अब से हम लोग ऐसे बोलने वाले हैं कि R इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट A टू सेट A की बजाय R इज अ रिलेशन ऑन सेट A। जब दोनों सेट सेम होते हैं, A से A पे रिलेशन बनाई जाती है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग R इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट A, वी जनरली से R इज अ रिलेशन ऑन सेट A। इसका मतलब है कि A से A पे ही रिलेशन जा रही है। रिलेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। हम लोग 12th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। राइट, ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी आपको यहाँ पर उस चीज की, तो आप बेफिक्र रहिएगा, आपको टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक छोटे से उदाहरण से शुरू करूंगा। लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू टेल यू द फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप ऐसे मान के चलिए, देखिए प्यारे बच्चों, आपको दोनों तरीकों से समझाऊंगा, जो बेसिक देसी भाषा में समझाया जाता है और जो टेक्निकल लैंग्वेज है। आप ऐसे समझ के चलिए कि अगर एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं 1 2 3 और मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दी 1 1 1 2 2 2 3 1। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने एक रिलेशन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये जो रिलेशन यहाँ लिखी गई है ये सबसेट है ए क्रॉस ए का। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, वो भी देख लीजिए जरा। आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आप यहां से एलिमेंट उठाओ, पहले वाला जो सेट ए गिवन था उसमें से इसका खुद के साथ पेयर बनाओ। ऐसे बनेगा, चेक करो क्या ये पेयर यहां पर अवेलेबल है। डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। सेम काम नेक्स्ट वाले के लिए करो, इसका भी पेयर बनाओ खुद के साथ, क्या बनेगा 2,2। चेक करो क्या यह है, बहुत बढ़िया है। फिर आप थर्ड वाले के लिए चेक करो, इसका खुद के साथ पेयर बनाओ 3,3। चेक करो क्या ये इसमें है, ये नहीं है भाई। अगर ये नहीं है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। मतलब कहा यह जाएगा कि जिस सेट के ऊपर वो रिलेशन को बनाया गया है ना, उसका हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर 1 पड़ा है तो इस रिलेशन के अंदर 1 1 आना चाहिए, 2 पड़ा है तो 2 2 आना चाहिए, 3 पड़ा है तो 3 3 आना चाहिए, सभी के लिए आना चाहिए। अगर यहाँ पर एक एलिमेंट 4 होता तो यहाँ पर 4,4 भी आना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट नहीं आया जो खुद के साथ पेयर बना रहा है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगी। आई थिंक आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है। अब जरा इसको टेक्निकल लैंग्वेज में भी देख लेते हैं। देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं मैं आपको काम की चीज बता रहा हूं। कहा ऐसा जाएगा कि लेट ए बिलोंग्स टू ए बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट। सभी के लिए दिखाना है ना, तो मैंने एक आर्बिट्ररी ले लिया। हमें क्या दिखाना है कि भाई जो ए कोमा ए है ना वो आर में आना चाहिए। ए को में ए आर में आने का मतलब ऐसे होता है, वो ऑर्डर्ड पेयर, मतलब जो सेम सेम जो खुद के साथ पेयर बना रहे हैं ऐसे, उसको मैंने लिखा ए कोमा ए। वो किस में आना चाहिए, आर में। आने का सिंबल ये होता है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है कि ए कोमा ए आर में आ रहा है, ये आने का सिंबल है, बिलोंग्स टू का सिंबल है। अगर किसी एक के लिए भी फेल कर गया, जैसे यहाँ पे 3 3 नहीं आ रहा है, किसी एक सिंगल एलिमेंट के लिए भी फेल कर गया इस सेट के, तो मतलब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगी। सिंपल सा बात है, सभी के लिए ट्रू होना चाहिए। राइट, जैसे जरा इसकी बात कर लेते हैं, इस एग्जांपल की। सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4। आपने एक रिलेशन डिफाइन कर दी, कैसे करी है कि x जो है वो y से रिलेटेड होगा। कैसे होगा कि y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x, मतलब वो खुद से डिविजिबल होगा। y इज डिविजिबल बाय x, तो y जो है वो x से डिविजिबल होगा। राइट, अब आपको मैंने बोला कि अगर ये सेट है और इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना है तो 1 1 2 2 3 3 4 4, इनका सभी के लिए इन चारों का इस रिलेशन में आना जरूरी है। सही बात है, अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है सो इन चारों का 1 1 2 2 3 3 4 4 इस रिलेशन में आना जरूरी है। अब वो भी बात कर लेते हैं कि आएंगे कैसे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप एक काम कीजिए प्यारे बच्चों, लेट मी चूज वन डिफरेंट कलर, ग्रीन।
अब एक काम कीजिए, इस पूरे को ना किसी एक से कंपेयर कर लो। चलो इससे शुरू करते हैं। ये पहले वाला x है, दूसरे वाला y है। डेफिनेटली पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है। तो वो कह रहा है कि जो सेकंड वाला है y है डिविजिबल बाय x है। यहां पर y कौन सा है 1 और x कौन सा है 1, तो क्या 1 1 से डिविजिबल होगा? सही बात है। क्या 2 2 के लिए ट्रू होगा? ये x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू भी 2 होगी। क्या 2 2 से डिविजिबल होगा? ये बात भी ठीक है। ये डेफिनेशन ट्रू करवानी है इन सभी के लिए। फिर 3 के लिए चेक करो, क्या ये जो y है 3 ये इससे डिविजिबल होगा? डेफिनेटली है। क्या ये जो y है 4 ये इससे डिविजिबल होगा? हाँ ये भी ठीक है। तो जितने एलिमेंट्स इनके यहाँ पर पड़े थे सेट ए में, वो सबके खुद के साथ पेयर बनाए, वो सारे के सारे पेयर कहाँ चले गए? आर में चले गए। तो ये रिलेशन कैसी होगी प्यारे बच्चों? रिफ्लेक्सिव होगी। ये कैसी होगी? रिफ्लेक्सिव होगी। राइट, चलिए नेक्स्ट करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। या सिमेट्रिक पता कैसी रिलेशन है? सिमेट्रिक ना मतलब वो बच्चों वाली रिलेशन होती है ना, बदला लेने वाली, बदला द रिवेंज द आव, है ना, वैसे वाली रिलेशन है। सिमेट्रिक बहुत सिंपल सी बात कहती है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? बदला लेती है, ये बदला रिलेशन। आप इसको बोल सकते हो ये बदला रिलेशन है, ये हमेशा बदला लेगी। कैसे लेगी वो भी सुन लो जरा। मान लो एक सेट आपने बनाया था 1 2 3 और आपने एक रिलेशन बनाई थी इसके अंदर, जो हमने पिछले वाले एग्जांपल में बनाई थी 1 1 2 2 1 3 2 3 3 3। अच्छा जल्दी से चेक करो इसको और सोचो क्या ये रिफ्लेक्सिव है जो मैंने अभी बनाई है? बदल दिया मैंने थोड़ा सा, चेक करो क्या ये रिफ्लेक्सिव है। देखो कैसे, यहाँ 1 आ रहा है ना, तो चेक करो 1 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है तो 2 2 आ रहा है, 3 आ रहा है तो ये रहा 3 3, पक्का रिफ्लेक्सिव है। इसके अलावा जो भी पड़ा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, खुद के साथ पेयर यहाँ आने चाहिए, मेन बात वो है। राइट, चल देखो क्या कहता है रिफ्लेक्स सिमेट्रिक रिलेशन, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो यार इसका उल्टा कर लो, क्या बनेगा? यही बनेगा। इसका उल्टा क्या बनेगा? यही बनेगा। इसका उल्टा करते हैं, 1 3 का उल्टा क्या बनेगा? 3 1। सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि अगर कभी भी 1,3 इस रिलेशन में आ जाए तो इसका उल्टा क्या बनेगा? 3,1। उसका आना भी जरूरी है। मतलब कि इफ a, b बिलोंग्स टू r, अगर कभी ऐसा हुआ देन इसका उल्टा क्या बनेगा? b, a दैट शुड आल्सो बिलोंग्स टू r। ये फॉर ऑल के लिए ट्रू होगा। फॉर ऑल के लिए मतलब जो जो उसमें आ रहे हैं। जैसे अगले की बात कर लेते हैं, 2 3 आ रहा है ना, इसका उल्टा क्या बनेगा? 3 2, तो इसको भी आना चाहिए था, बट हमारा तो पहले वाला ही फेल कर गया। 1 3 का उल्टा क्या होता है? 3 1 नहीं आया ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगी। राइट, मतलब कि अगर यार एक के लिए भी फेल कर जाए, जैसे ए बी आ रहा है और बी ए भी आ गया, अगर ऐसा है तो सिमेट्रिक है। जैसे मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूं रिलेशन को, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने इसके अंदर एक एलिमेंट डाल दिया 3,1, ठीक है? अब बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। 1 3 आ रहा है, देखो इसका उल्टा यही बनेगा, वो आ रहा है, इसका उल्टा यही बनेगा, ये भी आ रहा है। 1 3 का उल्टा क्या बनेगा? 3,1 3,1 3, ये रहा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसकी बात करते हैं, 2 3 का उल्टा क्या बनेगा? 3 2। यार ये नहीं आ रहा, अगर एक के लिए भी फेल कर गया तो सिमेट्रिक नहीं होगी। इसका उल्टा चेक करने की जरूरत नहीं है अब आपको, क्योंकि एक के लिए फेल कर गया ना, खेल वहीं खत्म हो गया। अगर सभी के लिए आ गया होता ना, मतलब इसका उल्टा 3 2 भी आ रहा होता इसमें, फिर तो मेरा काम चल गया था, फिर ये पक्का सिमेट्रिक होती है। राइट, चले नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिएगा। सेम एग्जांपल उठाया मैंने, सेट ए है 1 2 3 4, आर जो है x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। अब यार बदला लेना है ना इसको, तो कि भाई अगर ए बी आ रहा है तो बी ए को भी आना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी, इसको तो बदला लेना है। अगर भाई इसको बदला लेना है तो बदले की भावना के साथ आप एक बार जरा बात सोचो मेरी, यहां पर y इज डिविजिबल बाय x, y जो है वो x से डिवाइड हो रहा है, क्या उल्टा भी ट्रू होगा? अगर y जो है x से डिविजिबल हो रहा है, हम इस रिलेशन को लिखने की कोशिश कर लेते हैं। देखो कोई नंबर खुद से डिविजिबल होगा, सो 1 1 2 2 3 3, ये तो सारे आएंगे ही आएंगे इसमें। बात करते हैं उसके बाद, 1 जो है किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो 1 का पेयर नहीं बनेगा, 2 भी नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1 से, तो ये बन गया 1 2, ये बन गया 1 3, ये बन गया 1 4। देख लो जरा, सेकंड वाला फर्स्ट वाले से डिविजिबल होना चाहिए, सेकंड वाला फर्स्ट वाले से डिविजिबल है, सेकंड वाला फर्स्ट वाले से डिविजिबल है, सेकंड वाला फर्स्ट वाले से डिविजिबल है। इसके अलावा 2 4 भी बन जाएगा, ये रिलेशन बन रही है। अब जरा चेक करके देखो यार यहाँ पर कि अगर y x से डिविजिबल है, देखो बदला लेना है, अगर y x से डिविजिबल है तो x भी तो y से डिविजिबल होना चाहिए, यही तो कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, हमेशा ट्रू नहीं होता है। देख लो जरा ये वाला एग्जांपल देखो, 1 3, देखो 1 3 इसमें आ रहा है ना, 1 3 का मतलब क्या है कि 3 जो है वो 1 से डिविजिबल है, इसका उल्टा ट्रू होगा कि भाई 1 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा।
अगर y डिविजिबल बाय x है तो 1 3 इसमें आ गया। क्या इसका उल्टा आएगा 3,1? उल्टा तो 3,1 बनेगा ना। क्या मतलब है इसका कि 1 जो है वो 3 से डिविजिबल है, विच इज नॉट ट्रू। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब आप इसको इतने में ही समझ जाओ या आप इसको इतने में समझ जाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर ऐसे दिया तो आपको ऐसे बनाना ही जरूरी है, बट आपको समझाने के पर्पज से ये बनाया है। अदरवाइज यहां से समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा कि यार ऐसे जरूरी थोड़ी है कि अगर y x से डिविजिबल हो रहा है सो x भी y से डिविजिबल होगा, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है ना। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि अगर y x से डिवाइड हो रहा है तो जरूरी थोड़ी उल्टा भी ट्रू होगा कि x भी y से डिवाइड होगा, जरूरी नहीं है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगी। सही है, चलिए अगले पे चलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। आपको एक बार एग्जांपल समझ में आ गया ना, फिर तो खेल खत्म है। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन ये भाईचारे वाली रिलेशन है। ये जो है भाईचारे की रिलेशन है। भाईचारे की रिलेशन कैसे है वो भी सुन लो जरा ध्यान से। ये कहती है कि अगर भाई ए बी आ जाए आर में एंड बी सी भी आ जाए आर में, अगर ए बी आ जाए आर में, बी सी भी आ जाए आर में, ए बी में सेकंड वाला और बी सी में फर्स्ट वाला इनका सेम होना जरूरी है, कॉमन म्यूचुअल होना जरूरी है, म्यूचुअल का होना जरूरी है। तब पहला और तीसरा कौन सा बनेगा, ए कोमा सी, इसका भी आर में आना जरूरी है। अगर ए बी और बी सी ये दोनों पेयर्स आर में आ रहे हैं तो ए सी को भी आर में आना जरूरी है। राइट, ये कहा जाती है हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। अब एक बात को और समझो, देखो भाईचारे की रिलेशन क्यों बोल रहा हूं मैं इसको। देखो ऐसे होता है कि यार ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, और एक और बंदा है जो उसका दोस्त है, तो यार वो भी तो मेरा दोस्त ही होगा ना, है ना, वो भी तो मेरा दोस्त ही है। तो वही भाईचारे वाली रिलेशन है कि अगर ए बी आर में आ जाए और बी सी भी आर में आ जाए, जहां पर बी बी कॉमन है, इनका म्यूचुअल होना सेम और इसी पोजीशन पे सेम होना जरूरी है, तब ए सी भी आर में आएगा। सही है, अगर ऐसा हो गया सभी पेयर्स के लिए जितने भी उसके अंदर पड़े हैं जिनमें ये कॉमन होंगे तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगी। इसको देखो T1, T2 सच दैट T1 इज कंकरेंट टू T2। दो रिलेशन एक ट्राइंगल्स के सेट के ऊपर बनाएंगे। सबसे पहले बात तो ये रिलेशन है, राइट, यहां पर आर आएगा, ये बाय मिस्टेक ऐसे लिखा गया है, यहां पर आर आएगा। ये एक रिलेशन है आर के नाम से, किसके ऊपर डिफाइंड है, सेट ए क्या है यहां पर, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ए क्या है यहां पर, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहां पर, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ये रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन बनाई गई है द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स वाली। अब बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, रिलेशन ये है कि सेट पे डिफाइंड है, इस पे डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है कि T1, T2 कब आएंगे इसमें। देखो हम लोग यहाँ पे ए बी लिख रहे हैं, एक्स वाई लिख रहे हैं, क्योंकि ट्राइंगल्स है तो T1 T2 लिख दिया, एक ही बात है। आप इसको एक्स वाई भी लिख सकते हो, नोटेशन ये हुआ, राइट। वो कह रहा है कि T1 कंग्रेंट हुआ अगर T2 से, तो वो T1, T2 कहां चला जाएगा, पेयर आर में चला जाएगा। हमें ऐसा करते हैं, इसको ना तीनों के लिए चेक कर लेते हैं, बट ट्रांजिटिव से शुरू करेंगे क्योंकि हमें ट्रांजिटिव एग्जांपल समझना है। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। मान लो कि T1, T2 आर में आ गया, इसका क्या मतलब हुआ कि T1 जो है वो T2 के कैसा है, कांग्रेंट है। डन। मान लो लेट T2, T3 भी इसमें आ गया, T2, T3 भी आर में आ गया, मतलब T2 जो है वो T3 के कांग्रेंट है। यार ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है ना कि अगर T1 कांग्रेंट है T2 के और T2 कांग्रेंट है T3 के, तो T1 तो कांग्रेंट होगा ही ना T3 के, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। सो दैट इंप्लाइज T1, T3 भी कहां आ गया, आर में आ गया। और ये हमेशा ट्रू होगा ना, ऐसा थोड़ी कि स्पेसिफिक ट्रायंगल्स के लिए फेल कर जाएगा। तो ये जो रिलेशन डिफाइन कर रखी है यहाँ पे कैसी होगी, ट्रांजिटिव होगी। मतलब अगर T1, T2 आर में आ गया, T2, T3 आर में आ गया, तो T1, T3 का आना जरूरी है, ऑब्वियस है। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कांग्रेंट है और एक और ट्रायंगल है जो उनके भी कांग्रेंट है, तो वो सारी कांग्रेंट ही बनेंगी फिर, राइट। बात की जाए रिफ्लेक्सिव की, तो अगर रिफ्लेक्सिव होगी तो यहाँ पर जहां पर ये T1, T2 है तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर T1, T1 आएगा। अब खुद सोच के देखो यार, खुद के साथ पेयर कब बनेगा, व्हेन T1 इज कांग्रेंट टू T1। कोई ट्रायंगल खुद के साथ तो कांग्रेंट होती है, तो रिफ्लेक्सिव बनेगी बनेगी। अगर T1 है कांग्रेंट टू T2 के, तो उल्टा भी तो ट्रू होगा, बदला भी तो सही निकलेगा ना कि अगर T1 कांग्रेंट है T2 के, तो उल्टा भी तो ट्रू है कि T2 भी कांग्रेंट होगा T1 के। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, मतलब ये रिलेशन ऐसी रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, राइट। ऐसे रिलेशन को बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे रिलेशन को बोला जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब एक ऐसी रिलेशन ऑन द सेट ए व्हिच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑल इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, एक ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी और ट्रांजिटिव भी होगी। चलिए, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से,
बस फटाफट पढ़ लीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। आपके बोर्ड में आया रहा, बस ये ऐसे लगा लो, गारंटी से बोल सकता हूँ मैं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा, या तो यहाँ पे 4 होगा या यहाँ पे 7 होगा या 5, इससे ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। और सारे स्टेप सेम होने वाले, तो बड़े ध्यान से सुनना कैसे मैं करने वाला हूँ इसको। सबसे पहले मैं इसको रिफ्लेक्सिव के लिए करूंगा। देखो अभी हमने एग्जाम्पल देखे हैं, अभी हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं, राइट, क्योंकि हमें शो करना है, तो मैं आपको शो करना सिखा रहा हूं। क्या शो करना है कि इस सेट के ऊपर, किस चीज का सेट है ये, 0 से 12 के इंटीजर्स का, ये रिलेशन हो गई। कैसे प्रूव करनी है, इक्विवेलेंस। अगर रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करना पड़ेगा। बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव कर रहा हूं। रिफ्लेक्सिव कहता है कि यार कोई भी एलिमेंट ले लो सेट ए से, कोई भी एलिमेंट ले लो सेट ए से, तो मैंने x ले लिया, लेट x बिलोंग्स टू a बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। क्या कहता है रिफ्लेक्सिव कि यार उसे खुद के साथ पेयर बनाना पड़ेगा, बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, उसे खुद के साथ पेयर बनाना पड़ेगा। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। या a कोमा b ले लेते हैं, यहाँ पे ना a कोमा b यूज किया हुआ ना क्वेश्चन में, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बस ये स्मॉल a कैपिटल A में फर्क याद रखना। a कोमा b r में कब आ रहा है, जब दोनों के डिफरेंस का मोड, जब दोनों के डिफरेंस का मोड डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। a कोमा b r में तब आएगा जब मोड ऑफ a माइनस b 4 से डिविजिबल होगा। हम चाहते हैं कि यार कोई भी एलिमेंट a का ले लो, वो खुद के साथ पेयर बना ले। खुद के साथ पेयर कब बनाएगा, जब a कोमा a उसमें जाएगा, फॉर ऑल a, जब a कोमा a इसमें चला जाएगा। बड़े ध्यान से सुनना यार, अगर यहाँ पर a कोमा b है और a कोमा a चाहिए, तो मुझे यहाँ पर भी a चाहिए, यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a आएगा, तो a माइनस a कितना हो गया, 0। 0 किससे डिविजिबल होता है, 4 से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन मोड ऑफ a माइनस a इज इक्वल्स टू 0। 0 जो होता है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, विच इज डिविजिबल बाय 4, विच इज डिविजिबल बाय 4। दैट इंप्लाइज a कोमा a, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना अब आप लोग। ये ऐसे स्टेप्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। a कोमा b कब आएगा इस r में, जब दोनों के डिफरेंस का मोड 4 से डिविजिबल होगा। अब a माइनस a की डिफरेंस देखो, a और a के डिफरेंस का मोड 0 आ गया, 4 से डिविजिबल है ना, तो a कोमा a कहां चला गया, r में चला गया। सो a कोमा a बिलोंग्स टू r, और ये हर एक के लिए ट्रू होगा। कोई भी एलिमेंट ले लो, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। यार अब कोई भी एलिमेंट ले लो सेट A में से, खुद के साथ डिफरेंस कर दिया अगर मैंने, तो वो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा ना। तो रिलेशन कैसे होगी, रिफ्लेक्सिव। प्यारे बच्चों आपको इसको ऐसे ही लिखना है, आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है। लेट्स गो फॉर द सेकंड पार्ट। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी सी हेडिंग बना देता हूँ अलग अलग से आपको दिखाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक, नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक। बड़ा ध्यान से देखिएगा, सिमेट्रिक प्रूव करना है। देखो सिमेट्रिक में बदला लिया जाता है। बदला कैसे लिया जाता है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। बस एक चीज का ध्यान रखना, जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे गड़बड़ करते हैं, यहां पर जो एलिमेंट है एक सिंगल एलिमेंट लेते हैं, कहां से लेते हैं, उस सेट गिवन सेट ए में से। यहां पर जो एलिमेंट लिया जाता है वो आर में से लिया जाता है। ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है जब बच्चे इसका सोल्यूशन लिखते हैं। वो ऊपर वाले को भी आर में लिख देंगे या इसको ए में लिख देंगे। यहाँ पर जो सिंगल एलिमेंट आता है वो गिवन सेट ए में से आता है, कैपिटल ए में से। यहाँ पर जो एलिमेंट आता है वो आर में से आता है, रिलेशन में से। क्योंकि हम लोगों ने बोला है बदला लेना है। बदला किस चीज का लेना है कि भाई अगर ए बी आर में आ गया, यार एक बात सोच के देखो, डेफिनेशन पे चलते हैं। ए बी आर में कब आ रहा है, व्हेन मोड ऑफ ए माइनस बी किससे डिविजिबल होगा, 4 से। व्हेन मोड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, तभी तो आएगा। हमें ये प्रूव करना कि यार बी ए को भी आना चाहिए। बी ए को बी, इसका उल्टा क्या बनेगा, बी ए को भी आर में आना पड़ेगा। बी ए आर में कब आएगा, व्हेन मोड ऑफ बी माइनस ए किससे डिविजिबल हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। अब बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। दैट इंप्लाइज, इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इज डिविजिबल बाय 4, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको। अच्छा माइनस को तो मोड खा जाएगा ना, तो ये क्या देगा आपको, मोड ऑफ बी माइनस ए दैट इज डिविजिबल बाय 4। यार यही तो प्रूफ करना था कि अगर मोड ऑफ a माइनस बी 4 से डिविजिबल है तो मोड ऑफ b माइनस ए भी 4 से डिविजिबल होगा। इसका उल्टा क्या बनेगा, b कोमा a कब आएगा, व्हेन मोड ऑफ b माइनस ए 4 से डिविजिबल है। दैट इंप्लाइज मोड ऑफ b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 4। दैट इंप्लाइज b कोमा a कहां चला गया, r में चला गया। b कोमा a कहां चला गया, r में चला गया। सो r इज सिमेट्रिक। सो R इज सिमेट्रिक। R कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। चलिए एक लास्ट केस ट्रांजिटिव और प्रूव कर लेते हैं इसको फटाफट, हमारा क्वेश्चन खत्म, फर्स्ट पार्ट।
छोटा सा पार्ट है सेकंड वाला। तो ट्रांजिटिव हमने अभी बात करी कि यार म्यूचुअल कुछ होना चाहिए, मतलब कि ए बी आर में आ जाए और बी सी भी आर में आ जाए। अगर ऐसा है हमें प्रूव करना है कि ए कोमा सी भी आर में जाएगा। अगर ए बी आर में चला गया है देन मोड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। इज डिविजिबल बाय 4 का मतलब मल्टीपल ऑफ 4 होता है। मोड ऑफ, देखो ए बी आर में कब जाएगा, ए बी आर में कब जाएगा, व्हेन मोड ऑफ a माइनस बी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर मोड ऑफ a माइनस बी 4 से डिविजिबल है तो वो 4 का मल्टीपल हुआ ना। इन द सेम वे मोड ऑफ b माइनस सी भी 4 का मल्टीपल बनेगा। मोड ऑफ b माइनस सी भी किसका मल्टीपल बनेगा, 4 का मल्टीपल बनेगा। सही है, क्योंकि यहाँ पर मोड है ना तो इसलिए मैं पॉजिटिव मल्टीपल लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप इंटीजर लिखोगे तो बस एक थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अच्छा यार एक बात बताओ, जब मोड हटता है तो प्लस माइनस का साइन आता है, जब मोड हटता है तो प्लस माइनस का साइन आता है, तो ये आ गया प्लस माइनस 4n। सही है ना। हमें बस इतना प्रूव करना था कि यार a कोमा सी आर में चला जाए। अब a कोमा सी आर में कब जाएगा, व्हेन मोड ऑफ a माइनस सी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए फिर a माइनस सी कंसिडर करके चलते हैं। इसमें मैंने b ऐड किया और b सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a माइनस बी की बात करें तो प्लस माइनस 4m, b माइनस सी की बात करें तो प्लस माइनस 4n। पूरे में से प्लस माइनस 4 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, m प्लस n। कुछ नहीं किया मैंने, a माइनस सी लेके चला, b ऐड कर दिया, b सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसकी वैल्यू यहां से पुट कर दी, इसकी वैल्यू यहां से पुट कर दी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1। उसके बाद प्लस माइनस 4 कॉमन ले लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा एक बात बताओ यार, मुझे तो ये प्रूव करना है ना कि मोड ऑफ a माइनस सी 4 से डिविजिबल होगा, तो यहां पर मोड नहीं है ना तो मैं मोड अप्लाई कर देता हूं। अगर मोड अप्लाई किया तो यहां से प्लस माइनस का साइन हट जाएगा और m प्लस एन पे मोड लग गया है, बट क्योंकि m प्लस एन पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव होते हैं तो वहां से मोड हट जाएगा। राइट। सो एक बात देखो जरा, क्या आ गया यहाँ पे, मोड ऑफ a माइनस सी 4 का मल्टीपल आ गया ना, दैट इज मोड ऑफ a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल बाय 4। अगर मोड ऑफ a माइनस सी डिविजिबल बाय 4 है तो a कोमा सी कहाँ चला गया, r में चला गया। a कोमा सी कहाँ चला गया, r में। सो r इज ट्रांजिटिव, so R is ट्रांजिटिव। अगर R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो R कैसा हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। मैं ऊपर लिख देता हूं, छोटा सा पार्ट रह गया वो भी ऊपर कर देता हूं मैं, छोटा सा पार्ट रह गया बस, इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म। सो R is an equivalence relation, R is an equivalence relation। फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया, सेकंड पार्ट तो बहुत छोटा सा है, अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ 1। हमें 1 की इक्विवेलेंस रिलेशन निकालनी है, ये द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ये सारी एक ही बातें हैं। सो आप इसको ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखेंगे और ये एक सेट आएगा। या तो ऐसे आएगा क्वेश्चन आपके पेपर में, आप गारंटेड बोल रहा हूं इस क्वेश्चन के बारे में पेपर के लिए, बोर्ड के लिए। या तो पेपर में ऐसे आएगा फाइंड द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ 1, या फिर ऐसे आएगा फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, और 1 की इक्विवेलेंस क्लास में 1 पक्का आएगा, यहां तो कोई डाउट नहीं है हमें। आगे देख लो कौन कौन आएगा इसके अलावा। आप इसमें से किसी एक को ना 1 मान लो, किसी भी एक को, हार्डली मैटर्स। तो क्या बनेगा, मोड ऑफ 1 माइनस बी। अब मोड ऑफ 1 माइनस बी जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, मोड ऑफ 1 माइनस बी 4 से डिविजिबल होना चाहिए। आप इसके अंदर कितने सारे इंटीजर्स हैं, 0 से लेकर 12 तक इंटीजर्स है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 12, राइट। 1 को आपने फिक्स कर दिया ना। अब आप ऐसा दूसरा इंटीजर ढूंढो इस सेट के अंदर से कि इसको मैं यहां पुट करूं तो ये 4 से डिविजिबल हो जाए। जैसे मान लो मैंने अगर यहाँ पे 5 पुट किया, देखना जरा, 1 माइनस 5 का मोड 4 से डिविजिबल है। अगला एलिमेंट 9 ले लो, 1 माइनस 9 का मोड करेंगे 8 आएगा, 4 से डिविजिबल है। अगला 13 आएगा, बट 13 इसमें है नहीं है, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास यहीं जाके रुक जाएगी, ये यहीं पर खत्म हो जाएगा, राइट। इसका यहीं पर ये खत्म हो जाएगा। चल आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बट ध्यान से देखिएगा, पर इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, एक आपको मैं करने के लिए दूंगा, सेम क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ये 2 पार्ट्स में आता है, एक ये एक दूसरा। इस बार जो सेट ए है ना वो n क्रॉस n है, मतलब सोचने वाली बात है। अभी तक हमारे पास पिछले क्वेश्चन में ना 0 से 12 तक के इंटीजर्स थे, अब हमारे पास जो सेट ए है ना वो अपने आप में कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, पेयर वाले एलिमेंट होंगे, ऐसे 1 2 1 5 ऐसे वाले, 100 0 103 सॉरी, ऐसे वाले एलिमेंट्स आएंगे अब इसमें,
ठीक है। अगर हमारे नॉर्मल इंटीजर्स आ रहे थे, क्योंकि अब मेरा जो सेट है वो n क्रॉस n है, मतलब उसमें खुद से कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। और रिलेटेड कैसे है वो भी सुन लो। देखो हम लोग ऐसे लिख रहे थे कि a कोमा b इज रिलेटेड टू r। आपने पढ़ा होगा कि इसको ना ऐसे भी लिखा जा सकता है, a इज रिलेटेड टू b। ये दोनों एक ही बातें होती है, ये दोनों एक ही बातें होती है, क्योंकि यहां पर a की बजाय a b है। देखो मेन बात यही समझने वाली, यहां पर एक सिंगल एलिमेंट था, इस बार सिंगल की बजाय कैसा होगा, पेयर होगा। और दूसरे वाला जो है इसकी जगह पे भी क्या आएगा, एक पेयर आएगा। ये सोचने वाली बात है, राइट। चलिए बड़े ध्यान से देखेगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है ये क्वेश्चन इनिशियली। हमें प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रहेगी। सो हमें प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अभी देखिए क्वेश्चन को कहां से शुरू करेंगे। लेट ए बी बिलोंग्स टू ए। ए क्या है मेरा इस बार, n क्रॉस n। बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, ये हो गया मेरा आर्बिट्ररी एलिमेंट। देखो यार ए बी जो है वो सी डी से रिलेटेड कब होगा, व्हेन फर्स्ट एंड फोर्थ का सम, फर्स्ट एंड फोर्थ का सम इज सेकंड एंड थर्ड का सम। मतलब यहां पर इस बार जो एलिमेंट्स है वो ऑर्डर्ड पेयर है अपने आप में। सो ए बी रिलेटेड कब होगा सी डी से, व्हेन फर्स्ट एंड फोर्थ का सम, फर्स्ट एंड फोर्थ का सम इज सेकंड एंड थर्ड का सम। ये फर्स्ट एंड फोर्थ है। देखो मैं ए डी बी सी नहीं बोलूंगा, मैं पोजीशन बोलूंगा। फर्स्ट एंड फोर्थ का सम इज इक्वल टू सेकंड एंड थर्ड का सम, मैं ऐसे बोलूंगा। मुझे ये दिखाना है कि यार ए कोमा ए जो है वो आर में आएगा, मतलब मुझे ये दिखाना है ए इज रिलेटेड टू ए। बट क्योंकि इस बार मेरे पास जो एलिमेंट है वो अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर है, तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि ए बी इज रिलेटेड टू ए बी। वहां पर नॉर्मल सिंगल नंबर्स थे, यहां पर नंबर की बजाय क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। तो मुझे ये दिखाना है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मुझे ये दिखाना है। अब यार सोच के देखो ए बी रिलेटेड कब होगा ए बी से, उस डेफिनेशन के हिसाब से व्हेन फर्स्ट प्लस फोर्थ, फोर्थ कौन है बी, इज सेकंड प्लस थर्ड का सम, व्हेन ए प्लस बी इज बी प्लस ए। यार ये तो ट्रू ही होता है ना नेचुरल नंबर्स में। अगर ए और बी नेचुरल नंबर्स है तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। सो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर ऐसा हो गया, मैं उसका उल्टा कर रहा हूं अब, क्योंकि ये ट्रू होगा, ये ट्रू है तो ये वाला ट्रू होगा। सो ए बी इज रिलेटेड टू ए बी। सो जो भी एलिमेंट हमने लिया था ए में से वो खुद से रिलेटेड हो गया। अगर वो खुद से रिलेटेड हो गया, दिस इज ट्रू फॉर ऑल a comma b belongs to set A। set A कौन है इस बार मेरा, n क्रॉस n। सो R is रिफ्लेक्सिव। R कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब बात करेंगे हम लोग सिमेट्रिक की, बड़े ध्यान से देखिएगा। सिमेट्रिक तो बदला लेता है, सिमेट्रिक तो बदला लेता है। कैसे लिखते थे हम लोग वैसे इसको, कि अगर A रिलेटेड है B से, सो हमें प्रूव करना है कि B भी रिलेटेड होगा A से, उल्टा भी ट्रू होगा। क्योंकि इस बार मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर है, इस बार मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर है, तो दो ऑर्डर्ड पेयर मतलब दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। सो लेट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, लेट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। अगर ए बी रिलेटेड है सी डी से, डेफिनेशन के हिसाब से फर्स्ट प्लस फोर्थ, फर्स्ट प्लस फोर्थ किसके इक्वल होगा, सेकंड प्लस थर्ड के, ये होगा उस डेफिनेशन के हिसाब से जो हमें गिवन है, राइट। बट हमें इसका उल्टा प्रूव करना है। उल्टा प्रूव करना मतलब हमें ये प्रूव करना है कि सी डी is also related to AB। CD is also related to AB। अब CD जो है AB से रिलेटेड कब होगा, when first plus fourth, first plus fourth is second plus third, is second plus third, जब ये ट्रू होगा और गिवन ये है। अब यार इसको इससे कंपेयर करके देखना, जरा देखना एक बार मेरी तरफ। ये जो B प्लस C है इसको ऐसे लिख दूं मैं, लेफ्ट साइड में ले जाके C प्लस B, एक ही बात है ना। इसको इधर लिखो उधर लिखो क्या फर्क पड़ेगा, बस मैं उसके फॉर्म में लिख रहा हूं उसको। इक्वल्स टू ये जो a प्लस डी है इसको मैं ऐसे लिख दूं d प्लस ए करके, इसको उठा के इधर लिख दिया, इसको उठा के इधर लिख दिया, क्योंकि वो उसके जैसा मैच करवाना था मेरे को। कोई प्रॉब्लम, सही नहीं है ना। अगर ऐसा है तो भाई, अगर ऐसा है तो इसकी वजह से हुआ था ना। तो c कोमा d किससे रिलेटेड हो गया, ए बी से। c कोमा d किससे रिलेटेड हो गया, ए बी से। बदला पूरा हो गया, जो बदला था वो पूरा हो गया कि अगर ए बी रिलेटेड है सी डी से तो सी डी रिलेटेड हो गया ए बी से, मेरा बदला पूरा हो गया। सो आर इज सिमेट्रिक, सो आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी हो गया। मुझे इक्विवेलेंस प्रूव करना है, ध्यान रखना, मुझे इक्विवेलेंस को प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस होगा। चलिए ट्रांजिटिव रह गया बस मेरा, तो उसके बाद खेल खत्म।
आप ऐसे क्वेश्चन में ना पोजीशन याद रखना प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में आप पोजीशन याद रखना, और ये बोर्ड के हिसाब से करा रहा हूं मैं आपको क्वेश्चंस, राइट। चलिए भाई यार, ये कहता है ट्रांजिटिव कि अगर ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से, तो हमें दिखाना है कि ए रिलेटेड होगा सी से, क्योंकि यहां पर ऑर्डर्ड पेयर है, यहां पर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, तो मुझे ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से चलना पड़ेगा, राइट। सो ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से लेट कर लेते हैं कि लेट यार ए बी रिलेटेड है सी डी से, और सी डी रिलेटेड है, कोई एक नया एलिमेंट ले लेते हैं ई एफ से। देखो म्यूचुअल हो गए, ये म्यूचुअल हो गए कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया हमारे डेफिनेशन के हिसाब से, बट यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर थे तो इसलिए ए बी और सी डी और ई एफ लिया है। सो अगर ए बी रिलेटेड है सी डी से, तो फर्स्ट प्लस फोर्थ का सम इज सेकंड प्लस थर्ड का सम। अगर सी डी रिलेटेड है एफ से, तो ये डेफिनेशन लगा रहा हूं मैं, फर्स्ट प्लस फोर्थ का सम सी प्लस एफ सेकंड प्लस थर्ड का सम। ये डेफिनेशन के हिसाब से मैंने लिख दिया। मुझे यार ये प्रूव करना है कि जो फर्स्ट वाला है ए बी है वो किससे रिलेटेड होगा, ई एफ से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड हो जाएगा वो, ई एफ से। फर्स्ट वाला किसके रिलेटेड होगा, थर्ड से। अगर ऐसा है तो फर्स्ट प्लस फोर्थ का सम इज सेकंड प्लस थर्ड का सम। मुझे बस इतना दिखाना है ना। चलो दिखा देते हैं, ऐसा करते हैं, इनको ना ऐड कर देते हैं साइड वाइज, एडिंग बोथ, दोनों को साइड वाइज ऐड कर देते हैं। लेफ्ट में ऐड होगा ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, राइट में ऐड होगा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ऐड कर दिया, डी से डी कट गया, सी से सी कट गया, क्या बच रहा है इधर देखना, ए प्लस एफ इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। ये तो चाहिए था, राइट, यही तो चाहिए था। और ये किसकी वजह से आया था, ऊपर वाली की वजह से। सो ऊपर वाली की वजह से आ गया, सो दैट इंप्लाइज ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। सो आर इज ट्रांजिटिव, सो आर इज ट्रांजिटिव। तो आर कैसा हो गया मेरा, ट्रांजिटिव हो गया। अगर आर ट्रांजिटिव है, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा हो गया हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गई मेरी, राइट। हो गया क्वेश्चन प्रूफ। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों एनसीईआरटी में, आप उनको जरूर सॉल्व कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। या आपको मैंने बेसिक आइडिया दिया है कि ये टॉपिक कैसे रन करता है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं छेड़खानी करनी है उसमें। वो क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां पर ए प्लस डी है ना, इसकी जगह पे आप कीजिएगा ए डी, बस प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दैट्स इट। अब इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, प्लस की जगह पे ना मल्टीप्लाई करके खुद से ट्राई कीजिएगा। डन, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों, फंक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि फंक्शन क्या होता है। एक रूल होता है, एक मैपिंग होती है, जिसके पास एक डोमेन होता है और उसके पास एक कोडोमेन होता है। इसको डोमेन बोलते थे हम लोग, और जो सेकंड वाला है इसको कोडोमेन बोलते थे हम लोग। फर्स्ट वाला डोमेन है, सेकंड वाला क्या है, कोडोमेन है। डेफिनेशन ऐसी दी जाती थी, देखो जरा ध्यान से। यहां पर ये डोमेन है जो पहले लिखा जाता है एरो के पहले, और जो एरो के बाद लिखा जाता है वो कोडोमेन होता है। और ये इस फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि फंक्शन ऐसे काम करेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि एफ एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे एज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो x होता था ये कहां से आता था, डोमेन से आता था। अब डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो मतलब क्या क्या आएगा इसमें, 1 2 3 4 5 एंड सो होने से चलता जाएगा। जब आप 1 पुट करोगे तो ये 1 का स्क्वायर देगा। 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, वो यहां जाएगा, आंसर यहां जाता है, इनपुट यहां से आती है। आपने नेक्स्ट एलिमेंट यहां से 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 यहां चला जाएगा। फिर आपने 3 पुट किया, नेक्स्ट एलिमेंट 9 यहां चला जाएगा, और ये प्रोसेस ऐसे चलता जाएगा। हमें यार ये दिखाना है, हमें ये चेक करना है, जो हमारे सिलेबस के हिसाब से बात की जाए, कि वो जो फंक्शन है क्या वो 1 1 है। अब 1 1 क्या होता है वो भी सुन लो जरा भाई। 1 1 का मतलब ये होता है कि अगर आपने डोमेन में से एक एलिमेंट पुट किया ना, उसके पास एक इमेज आ गई, फिर आपने दूसरा एलिमेंट पुट किया तो दूसरे एलिमेंट की इमेज अलग आनी चाहिए थी। बात समझ में आ रही है, मतलब कि ऐसे मान लो कि ये मेरा डोमेन है, यहां पर कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं, ये मेरा कोडोमेन है, यहां पर भी कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं, राइट। अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट को इससे रिलेट कर दिया, इस वाले से, सेकंड को इससे कर दिया, थर्ड को इससे कर दिया, फोर्थ को इससे कर दिया, फिफ्थ को इससे कर दिया, सिक्स्थ को फिर मैंने इसके साथ कर दिया। जरा ध्यान से देखो यार, यहां पर ना गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ हो गई, देखो बड़े ध्यान से। एक एलिमेंट ये उठाओ, एक एलिमेंट ये उठाओ, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, बट इनकी इमेज सेम आ गई।
ये घपड़े वाली बात है। मतलब अगर आपने डोमेन में से दो अलग एलिमेंट लिए ना तो उनकी इमेज सेम नहीं आनी चाहिए, राइट। इसको बोलते हैं वन वन या इंजेक्टिव फंक्शंस, राइट। इसको दूसरे वे में आप ऐसे भी बोल सकते हो, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि अगर यार दो एलिमेंट्स हैं जिनकी सेम इमेज आ गई तो फिर इन दोनों एलिमेंट्स को भी सेम होना पड़ेगा, क्योंकि एक एलिमेंट की जो इमेज है दूसरे की नहीं आनी चाहिए। तो अगर दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई तो इन दोनों को सेम होना पड़ेगा। इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन, राइट। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा करना कैसे है। वन वन फंक्शन क्या हो गया आपको समझ में आ गया। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो, यहां पर आप ऐसा पॉसिबल है कि आपने दो एलिमेंट उठाए डोमेन में से, नेचुरल नंबर्स में से, उनका आंसर सेम आ जाए? पॉसिबल नहीं है ना। तो ये फंक्शन वन वन है, राइट। प्रूव कैसे करना है हम आपको वो बताऊंगा, प्रूव कैसे करना है हम आपको वो बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। डोमेन पे काम करना है हमें, ये डोमेन है हमारा। सो लेट दो एलिमेंट उठा लेते हैं जो डोमेन में से आ रहे हैं। डोमेन क्या है मेरा? R-3। आप मान लीजिए कि इनकी जो इमेज आएगी वो सेम आएगी। इमेज को कैसे दिखाते हैं? कुछ इस प्रकार, f(x1) f(x2). मैंने मान लिया कि इनकी इमेज बराबर है। ये दो एलिमेंट्स है डोमेन के जिनकी इमेज बराबर है। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर दो एलिमेंट्स है जिनकी इमेज बराबर है तो आपको ये प्रूव करना चाहिए कि वो दोनों एलिमेंट्स भी बराबर है। मतलब मुझे क्या प्रूव करना चाहिए कि ये दोनों बराबर है। बराबर मतलब दोनों इक्वल होंगे। मतलब मुझे एट द एंड ये प्रूव करना है और सिर्फ यही बचना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा हो गया तो मेरा काम खत्म। चलो बट ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है। अगर यहाँ पर x1 होगा तो यहाँ पर x1 आएगा, तो ये बनेगा x1-2 अपॉन x1-3। तो इसकी वैल्यू आ गई ये। अब इसकी बात करते हैं। अगर यहाँ x2 है, मैंने यहाँ पे x2 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x2 तो ये हो गया x2-2 अपॉन x2-3। ये मेरा एम है, मुझे ये प्रूव करना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या किया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये बनेगा x1 माइनस 3x1 माइनस 2x2, उसके बाद प्लस का 6। इधर की बात की जाए x1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं अब अंदर। अब देखना बड़े ध्यान से बात को। x1 दोनों तरफ है, कट गया। 6 दोनों तरफ है, कट गया। जो नहीं कटे हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस का 3x1 है और यहाँ माइनस का 2x1 है। इस माइनस का 2x1 को इधर ले आया मैं, प्लस हो जाएगा। तो ये बचेगा माइनस 3x1 प्लस 2x1। यहाँ माइनस का 3x2 है, इस माइनस का 2x2 को उधर ले गया तो प्लस का हो जाएगा। ये माइनस 3x1 प्लस 2x1 क्या देगा? माइनस x1। यहाँ से क्या बचेगा? माइनस x2। माइनस से माइनस भी कट गया, दैट इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2। यही तो प्रूव करना था। हो गया प्रूफ। सो आपका फंक्शन कैसा हो गया? 1-1। आपका फंक्शन कैसा हो गया? 1-1। कि हाँ, देयरफॉर ने चेक करने के लिए बोला था। सो देयरफॉर fx इज 1-1 या इंजेक्टिव, एक ही बात है, दोनों इसी के नाम है, ठीक है। जैसे चाय बोलो या टी बोलो, एक ही बात है। ऐसे 1-1 बोलो, इंजेक्टिव बोलो, एक ही बात है यार। डन। आपको ऐसे करना है। चल नेक्स्ट है ऑन टू। नेक्स्ट है मेरा ऑन टू। ऑन टू को समझाना थोड़ा सा अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि यार ये क्या हो गया, है ना। हमारे ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जो भी मैंने पिछले वाले में बताया कि ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। जैसे यहां पर डोमेन ये है, कोडोमेन ये है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं मेरे पास। मान लो कि ये फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड हो गया, सेकंड वाला इसके साथ रिलेटेड हो गया, थर्ड वाला इसके साथ रिलेटेड हो गया, फोर्थ वाला इसके साथ रिलेटेड हो गया, फिफ्थ वाला इसके साथ रिलेटेड हो गया। पहली बात तो ये देखो यार, हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज आ रही है। कोई भी दो एलिमेंट ऐसे ही नहीं है जिनकी इमेज सेम है, तो ये फंक्शन 1-1 है। बट प्रॉब्लम क्या है, अब वो देख लो यार। एक एलिमेंट ऐसा बच गया कोडोमेन में, आपको ये पता है ना कि जैसे ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है तो इसकी इमेज ये होगी, इसको इमेज बोलेंगे, और इसकी प्री इमेज ये होगी। यहाँ प्री इमेजेस होती हैं, यहाँ पर इमेजेस होती हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज कौन है? ये वाला एलिमेंट। और इसकी प्री इमेज कौन है? ये। जैसे ये एलिमेंट है, इसकी इमेज कौन बनेगा? जिससे रिलेटेड है, ये वाला। और इस एलिमेंट की प्री इमेज कौन है? ये। अब ये एक एलिमेंट कोडोमेन में ऐसा बच गया। कोडोमेन के एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y से, और डोमेन के एलिमेंट को x से। कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा बच गया यार जो किसी से भी रिलेटेड नहीं है, जिसके पास प्री इमेज नहीं है। तो अगर ऐसा है तो ये जो फंक्शन हमने यहां बनाया है ये ऑन टू नहीं होगा।
ऑन टू ये कहता है, या सब्जेक्टिव ये कहता है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट के पास एटलीस्ट कम से कम एक प्री इमेज होना जरूरी है। जैसे इसके पास कोई भी प्री इमेज, कोई भी बेचारा इसके साथ नहीं जाना चाह रहा, तो ये ऑन टू नहीं होगा, ये सब्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। अगर इसके पास भी एक प्री इमेज होती तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाता, राइट। चलिए क्वेश्चन को कैसे प्रूव करना है वो भी सुन लीजिएगा। क्वेश्चन ये सब और अच्छे से समझ में आएगा, बस हमें ये समझ में आ गया कि करना क्या है। देखो इधर ध्यान से, मैंने एक एलिमेंट उठाया कोडोमेन से। कोडोमेन कौन है इस बार? r माइनस सिंगलटन 1, बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। आर्बिट्रेरी मतलब ये कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। मुझे बस ये दिखाना है कि इसके पास प्री इमेज मिलेगी कम से कम एक। अगर इसके पास प्री इमेज होती, पर जरा सोच के देखो यार, तो कोई ना कोई एलिमेंट x ऐसा होता जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करते तो आंसर क्या आता? y आता। ये मतलब होता प्री इमेज का कि अगर एक ऐसा x मिल जाता हमें डोमेन में से जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करते तो आंसर y आना चाहिए था। बस हमें यही दिखाना है कि ये जो x है ना, ये डोमेन में पड़ा है। कौन सा डोमेन में पड़ा है? इसमें पड़ा है। बस मुझे ये दिखाना है। fx की वैल्यू क्या है? x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू y। यहां से ऐसा करते हैं, मुझे x दिखाना है ना, डोमेन में पड़ा है, तो मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। फटाफट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहां से x निकालना। आप भी प्यारे बच्चों हमेशा x ही निकालोगे, आप भी हमेशा क्या निकालोगे? x ही निकालोगे। तो ये मेरी वैल्यू आ गई यहां से किसकी? x की आ गई, राइट। ये मेरी वैल्यू आ गई किसकी? x की आ गई। सो x की वैल्यू आ गई 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y। अब बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे y को 1 पुट कर नहीं सकते हम लोग। क्यों नहीं पुट कर सकते? क्योंकि हमारे कोडोमेन में 1 है ही नहीं। इसका क्या मतलब होता है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। इसका क्या मतलब होगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। तो y की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती, तो y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। सो x इज अ फाइनाइट नंबर। as y belongs to r minus 1, then x is a finite real number। ये एक समझ में आ गया कि x is a finite real number। क्योंकि अगर x y की वैल्यू 1 होगी, सोच के देखो ना यार, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो रियल नंबर तो नहीं मिलेगा फाइनाइट। बट हमें ये दिखाना है कि x जो है इसके अंदर पड़ा है, इसके अंदर पड़ा है, तो क्या होना चाहिए? फाइनाइट नंबर, नॉट 3। 3 नहीं होना चाहिए ना, 3 भी देख लेते हैं 3 होगा कि नहीं होगा। मान लो 10th क्लास वाला मेथड था ना, वो रैशनल प्रूफ इरेशनल प्रूफ करने वाला, कि √5 इरेशनल है। हम मान लेते थे कि वो रैशनल है, फिर कॉन्ट्राडिक्शन आती थी। सेम काम करेंगे। ये हमने प्रूव कर दिया कि x जो है वो एक रियल नंबर आएगा फाइनाइट। बस इतना प्रूव करना है कि वो 3 नहीं हो सकता। सो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए मान लेता हूं कि x की वैल्यू 3 है। अब x की वैल्यू है क्या? 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y। किसके इक्वल आ गया? 3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 माइनस 3y इज 3 माइनस 3y। 3y से 3y कट गया, दैट इंप्लाइज 2 इज इक्वल्स टू 3, विच इज फॉल्स। विच इज फॉल्स। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आई थी? जब मैंने माना था x की वैल्यू 3 होगी। सो दैट इंप्लाइज x इज नॉट इक्वल्स टू 3। सो दैट इंप्लाइज x इज नॉट इक्वल्स टू 3। अभी तो यार हमने प्रूव किया कि x एक फाइनाइट रियल नंबर है और 3 नहीं हो सकता। अगर फाइनाइट रियल नंबर और 3 नहीं हो सकता तो x को कहां जाना पड़ेगा? डोमेन में जाना पड़ेगा। देन x belongs to r minus singleton 3। then x belongs to r minus singleton 3। खेल खत्म हो गया। तो मैंने प्रूव कर दिया x जो है कहां चला गया? r माइनस सिंगलटन 3 में। फॉर्मेलिटी के लिए ना एक छोटा सा स्टेप कर देते हैं, बस फॉर्मेलिटी के लिए। वैसे तो मेरा खेल खत्म हो चुका है भाई, बस फॉर्मेलिटी के लिए एक स्टेप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बड़े ध्यान से सुनना। मैं fx लेके चला और x की वैल्यू क्या थी मेरी? 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। मैं ये सेटिस्फाई करवाना चाह रहा हूं कि यार जब x को यहां पुट किया जाएगा तो आंसर y आना चाहिए। x की जगह पे वैल्यू पुट की मैंने। x की वैल्यू क्या है? 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। फंक्शन में पुट करेंगे, ये फंक्शन है ना, तो जहां पर भी x है वहां पर क्या आएगा इस बार? 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 3। जहां पर भी x था वहां पर क्या पुट कर दिया मैंने? जो x की पॉसिबल वैल्यू है, ये वाली जो x की पॉसिबल वैल्यू है ये पुट कर दी मैंने जहां पर भी फंक्शन में। बस ये सेटिस्फाई करवाना चाह रहा हूं मैं। चलो एलसीएम ले लेते हैं इसका। ऊपर आएगा 2 माइनस 3y माइनस 2 प्लस 2y। एलसीएम के बाद ये 1 माइनस वाई कट जाएंगे। नीचे की बात करते हैं। 2 माइनस 3y माइनस 3 प्लस 3y।
2 से 2 कट गया, ये 3y से 3y भी कट गया, ये माइनस का 3y और ये प्लस का 2y, माइनस का y, ये 2 माइनस 3 माइनस 1, क्या आ गया, y आ गया। हो गया प्रूव कि अगर आपने x की ये वैल्यू पुट करी तो आंसर क्या आ रहा है, y। देयरफॉर f इज ऑन टू, देयरफॉर f इज ऑन टू। थोड़ा सा लंबा स्टेप है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, और ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता रहता है, ठीक है, मतलब स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, कैलकुलेशन अलग हो सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, राइट। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपके आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से पढ़िए इसको, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको एक फंक्शन दे रखा है, इसका डोमेन है आर पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे आर पॉजिटिव का मतलब है ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। आर पॉजिटिव इस क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं मैं, आर पॉजिटिव का मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। चले पहले 1 1 की बात करते हैं, पहले 1 1 की बात करते हैं। पहले किसकी बात करेंगे, 1 1 की, क्योंकि हमें 1 1 ऑन टू दोनों दिखाना है। सो 1 1 के लिए क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे, कहां से लेंगे, डोमेन में से लेंगे, डोमेन मतलब आर पॉजिटिव, ठीक है। कंसीडर आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लिए मैंने, कंसीडर fx1 इक्वल्स टू fx2। आप चाहे तो यहां पर लिख भी सकते हैं पी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। चलो fx1 की वैल्यू देखते हैं क्या है, 9x1 स्क्वायर, यहाँ x है तो यहाँ पर x है, यहाँ x1 होगा तो यहाँ पर जगह क्या आएगा, x1। सिमिलरली x2 पुट करेंगे तो 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 प्लस 5, 5 से 5 गया, बाकी सब उठा के इधर लेके आते हैं, इसमें से और इसमें से 9 कॉमन आएगा तो ये बनेगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस इसमें से और इसमें से जब इसको उठा के इधर लेके आऊंगा तो 6 कॉमन आएगा, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा इक्वल्स टू 0। पूरे में से ही देखो, इसकी क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये है a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से a माइनस बी तो कॉमन आ ही सकता है ना, तो इसके पास भी x1 माइनस x2 है, इसके पास भी x1 माइनस x2 है, मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा 9 टाइम्स ऑफ, यहाँ क्या बचेगा a प्लस बी दैट इज x1 प्लस x2, और यहाँ से ये क्या आया तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 इक्वल्स टू 0। यार मेरा एम ये है, मेरा जो एम है ना वो ये है, ये प्रूव करना है। अब बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, या तो पहले वाला 0 या फिर दूसरे वाला 0, बट यार मैं ये क्लेम करना चाह रहा हूं कि पहले वाला ही 0 है, दूसरे वाला 0 हो नहीं सकता। बड़े ध्यान से सुनना क्यों, मैं अब एक रीजन दूंगा आपको। ये हो गया मेरा जो प्रूव करना था, बट इसको नॉन जीरो प्रूव करना भी इतना ही जरूरी है। अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया ना और इसको नॉन जीरो नहीं दिखा पाए तो भी आपके मार्क्स कटेंगे। अभी नॉन जीरो क्यों है वो भी सुन लो। x कहां से आ रहा था, आर पॉजिटिव से आ रहा है। अगर x आर पॉजिटिव से आ रहा है तो x1 x2 जो है या तो 0 होंगे या फिर कैसे होंगे, 0 से बड़े होंगे। अगर x1 x2 कहां से आ रहे हैं, आर पॉजिटिव से आ रहे हैं, तो या तो आर पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब 0 या 0 से बड़े। अगर x1 x2 0 भी हो गई तो ये पार्ट 0, फिर भी 6 बचा ना, 6 तो 0 नहीं होगा। और अगर ये 0 ना हो गए, पॉजिटिव हुए, फिर तो ऑटोमेटिकली 0 हो ही नहीं सकते कभी भी, तो ये पार्ट तो कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। इसका नॉन जीरो प्रूव करना भी उतना ही जरूरी है जितना ये प्रूव करना जरूरी था, क्योंकि अगर ये भी 0 आ गया ना फिर आपका फंक्शन 1 1 नहीं हो पाएगा। हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है, कोई भी कंडीशन हो वहां से बस ये निकालना है, इसके अलावा कुछ भी बच गया ना आप ये प्रूव करोगे कि वो कैसा है, वो नॉन जीरो है, राइट। चलिए तो 1 1 प्रूव हो गया, अब जरा ऑन टू भी कर लेते हैं, अब जरा ऑन टू भी कर लेते हैं। ऑन टू के लिए कैसे करते हैं, एक एलिमेंट उठाएंगे कहां से, कोडोमेन से। कोडोमेन कौन है, -5 टू इंफिनिटी, बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ये इंग्लिश लिखनी है आपको, बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। कंसीडर एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, कंसीडर एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू वाई। इस y को उठा के इधर लेके आते हैं, ये बनेगा 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। y को उठा के मैं इधर ले आया। अच्छा y जो है -5 से इन्फिनिटी में एक रियल नंबर है, मतलब एक कांस्टेंट है, तो ये नंबर एक कांस्टेंट होगा तो ये ओवरऑल कांस्टेंट है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि क्वाड्रेटिक है x में। अगर ये क्वाड्रेटिक है x में तो इसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, दैट इज -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी अपॉन
2a मतलब 18, तो ये बनेगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 36 एज इट इज माइनस, अच्छा ये भी तो 36 बनेगा ना, 4 इंटू 9 36 इंटू 5 माइनस 5 अपॉन 18। इस रूट में दो टर्म्स है, दोनों के पास 36 है, तो रूट के बाहर 36 आएगा, तो रूट लगने के बाद क्या देगा, 6 देगा, तो बाहर क्या आएगा, 6 आएगा, बाहर क्या आएगा 6, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ क्या बचेगा -5 प्लस 5, क्या बचेगा यहाँ पर -5 प्लस y, ठीक है ना ये सब, -4e, ठीक है डन है, ये बचेगा, ये हो गया -5 4y, ठीक है, अपॉन 18, 6 कॉमन आ गया, ये बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट y -4 अपॉन 3, ये वैल्यू आ रही है x की, तो x के पास दो वैल्यूज आ रही है, x के पास दो वैल्यूज आ गई, मुझे ये दिखाना है ऑन टू के लिए कि यार ये जो वैल्यूज आ रही हैं, ये जो वैल्यूज आ रही हैं, ये वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू, देखो दो वैल्यू है, एक -1 प्लस अंडर रूट के साथ, एक -1 माइनस अंडर रूट के साथ, मुझे बस ये दिखाना कि दोनों में से कोई एक वैल्यू जो है वो कहां चली जाएगी, डोमेन में चली जाएगी, और डोमेन क्या है मेरा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, बस ये दिखाना है। अच्छा वैसे एक बात सोच के देखो यार, y जो है वो -5 या उससे बड़ा है, तो y को अगर मैंने -5 पुट किया तो यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना इसमें, लेट मी चेक वंस अगेन, ये 5 जो है ये आई थिंक नेगेटिव है, 9x² प्लस 6x प्लस 5 की बजाय -5 आई थिंक, कि अगर ये -5 हो गया, लेट मी सी अभी पता लग जाएगा, आई थिंक यहाँ पे -5 है, लेट मी सी अभी पता लग जाएगा, बस ये प्रूव करना है ना कि यार ये r पॉजिटिव में जाएगा। चलो एक बात बताओ, जो y है वो कहां से आ रहा है, -5 से इन्फिनिटी में, अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूँ कि y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 है, इसको उठा के मैं इधर ले आया तो क्या आएगा, y प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऐसा करते हैं, यहाँ पर पक्का कोई गड़बड़ है, 100% यहाँ पे -5 आएगा, हाँ ये माइनस का 5 है, ये वाला जो है इसमें थोड़ा सा झोल है, ये -5 है 100%, उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर जो 5 है ना वो ऑटोमेटिकली कटना ही था, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस चीज से कट गया, कुछ बचा ही नहीं है। बात यहाँ की कर लेते हैं, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, और ये माइनस का 5 है, तो ये माइनस और ये भी माइनस, और यहाँ पर ये प्लस हो गया, और अगर ये प्लस हो गया तो फिर ये y प्लस 6 हो गया, अब ठीक है, क्योंकि बन जाएगा, वहाँ पे माइनस का 5 है, टाइपिंग है, टाइपिंग एरर हो जाते हैं। सो मैंने ऐसा किया, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार, क्योंकि अब इसके ऊपर रूट है तो मैंने दोनों तरफ रूट अप्लाई किया, कोई नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो उसका रूट भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ही रहेगा, तो ये रूट अप्लाई करने के बाद भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ही रहा। मैंने दोनों साइड -1 ऐड कर दिया, तो ये कुछ इस प्रकार आएगा, मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब इसकी पॉजिटिव रूट देखो, -1 प्लस अंडर रूट y प्लस 6 अपॉन 3, -1 प्लस अंडर रूट y प्लस 6 अपॉन 3, ये वैल्यू किसकी है, x की है, दैट इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेट इट बी फर्स्ट की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पे x की दो वैल्यूज आई थी, एक आई थी -1 माइनस रूट के साथ, एक आई थी -1 प्लस रूट के साथ, राइट, तो ये कुछ इस प्रकार बन गया, x कैसा आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डोमेन कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। बस एक छोटा सा फॉर्मेलिटी वाला स्टेप रह गया, क्या आपको बस ये सेटिस्फाई करवा के दिखाना है कि fx इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या आई है मेरी, यहां से वो वाली वैल्यू लेंगे जो हमने यहाँ पे कंसिडर की है, आपको बस ये करना है कि जहां पर भी x है ना वहां पर आप लोग ये वैल्यू पुट करोगे इस क्वेश्चन में, यहां पर, और आपको ये दिखाना है कि सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, y आएगा, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, y आएगा। तो प्यारे बच्चों अगर ऐसा है, आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जो करेक्शन मैंने कर दी है पक्का आएगा। देयरफॉर f इज ऑन टू, देयरफॉर f इज ऑन टू, f कैसा हो गया, ऑन टू हो गया, 1 1 ऑन टू दिखाना था, हमने प्रूव कर दिया, राइट। चलिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक सॉल्व एग्जांपल है और एक मतलब सॉल्व एग्जांपल आप देख लीजिएगा, आई थिंक एग्जांपल 26 है, कुछ इस प्रकार डिफाइन किया गया है वो,
कि और एक ऐसा ही क्वेश्चन सेम जो है वो मिसलेनियस में भी है, वहां पर होल नंबर्स के लिए डिफाइन किया गया है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है मिसलेनियस का, आप जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को, और आपको ये प्रूव करना है, शो दैट एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी थे वो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। आपको बस एक ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, और एक मैंने आपको बोल दिया मिसलेनियस में क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड सेम क्वेश्चन है होल नंबर्स के लिए, आपको वो ट्राई करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम, फॉर बोर्ड एग्जाम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। चलिए यार बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही है। आपको आज की वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताइएगा। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।